डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सल्तनत काल। हमने यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। तो इसको जो हम पढ़ेंगे इसमें हम जानेंगे कि सल्तनत काल क्या है, सल्तनत काल किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने के पहले, दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बैक साइड में हम लेकर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले हमने बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में हम बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यह जो काल है दिल्ली सल्तनत काल, यह मध्यकाल के इतिहास में आता है और मध्यकाल के इतिहास में हम पढ़ेंगे। अब बात यह है कि शुरू में मैंने बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। हड़प्पन कल्चर जो मैं बताया था, प्री हड़प्पन कल्चर में जो भी है वो मैं पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बताया हड़प्पा काल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं से लेकर सब कुछ। तो हड़प्पा काल कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर शुरू होता है उसमें से वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता भी ख़त्म हो चुका था। वैदिक सभ्यता के बाद फिर हम महाजनपद काल शुरू किए थे। महाजनपद काल में कौन कौन से धर्म की उत्पत्ति हुई, महावीर के बारे में, उसके बाद समझो कि बौद्ध धर्म के बारे में और कई संप्रदायों के बारे में हमने तुम्हें कई विचार उत्पन्न हुए उसके बारे में मैं बताया। वहाँ मैं रोकता हूँ और फिर मैं शुरू करता हूँ सल्तनत काल, क्योंकि इतिहास जो 3 कालखंड में हमें पढ़ना है, प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है और आधुनिक भी पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास हम उससे कहते हैं, थोड़ा ये जानेंगे हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में कि जिस समय तक हमारे देश के लोग ही हमारे देश में यहाँ राजा बनते थे, यहीं जन्म लेते थे, यहीं उनकी मृत्यु होती थी, यहाँ के कार्यकलाप में वे सब हिस्सा लेते थे, उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है जब हमारे देश पे कोई बाहरी व्यक्ति आकर आक्रमण करता है यहाँ, और यहाँ के रास्ते खोल देता है बाहरी वालों के लिए, और बाहर से जो व्यक्ति आए यहाँ पर हमारे देश में और यहाँ आकर वे शासन करना शुरू कर दिए, तो उस काल को कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का 2 कालखंड उसमें हमें पढ़ना है। पहला जो पढ़ना होता है मध्यकाल में, वह हम पढ़ेंगे इसमें से दिल्ली का सल्तनत काल, और दूसरा कालखंड हम इसी का पढ़ेंगे मध्यकाल में, मुग़ल काल। अर्थात सल्तनत काल और मुग़ल काल ये दोनों समाप्त करते हैं तो मध्यकाल हमारा समाप्त हो जाता है। और आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे अंग्रेज़ों के आगमन से 1526 ईस्वी के बाद से। इसमें हम लोग 1526 ईस्वी में मुग़ल का आगमन होगा। अब मुग़लों के आगमन से लेकर और उसको हम 1757 तक पढ़ेंगे, समझे कि प्लासी के युद्ध तक, और प्लासी के युद्ध से ही शुरुआत कर देंगे हम लोग आधुनिक काल का। तो हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के पहले इसकी मैं भूमिका थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले जब हमारे देश में प्राचीन भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये हुआ हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास में भारत के ही जो शासक होते थे, प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हड़प्पा काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक के बाद वैदिकोत्तर काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो प्राचीन भारत के अंतिम समय की बात मैं कर रहा हूँ, जब गुप्तों की समाप्ति पर जो गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होगी, उसी काल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक व्यक्ति आएगा अरब से, और वह जो शासक होगा हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पे आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद से वह रास्ता खोल देगा कि भारत पे कोई भी चाहे तो आक्रमण कर सकता है। 712 ईस्वी की बात से हम यहाँ शुरू करेंगे। अगली घटना मुख्य तौर पे हम बता रहे हैं, यहाँ पर सब तो नहीं बताएंगे लेकिन डिटेल में मुख्य तौर पे मैं बता रहा हूँ। 1000 ईस्वी, इसे हम याद रखेंगे। इसके जाने के बाद से 1000 ईस्वी से लेकर 1000 और यहाँ पर ये 25 ईस्वी तक, ये समझो कि यहाँ पर महमूद गजनवी, जिसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, गजनवी, ये महमूद गजनवी जो है, ये पेन से लिखने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, फिर भी समझेंगे हम लोग। महमूद गजनवी आएगा 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक मुख्य तौर पे उसका आक्रमण होगा। 1027 तक उसकी अंतिम आक्रमण हो जाएगी। उसके बाद से 1027 ईस्वी तक हम ये जान लेंगे इसमें।
उसके बाद से उसका अंतिम आक्रमण होगा। उसके जाने के बाद से फिर हमारे भारत पे अगला जो इन्वेडर्स होगा, अगला आक्रमणकारी जो होगा, जो इम्पोर्टेंट की मैं बातें बता रहा हूँ, उसमें होगा मोहम्मद गोरी 1100, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी, इस दोनों ईस्वी को हम याद रखेंगे। ये तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तराइन का, ये हो गया तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध ये प्रथम युद्ध कहलाता है और ये तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो होगा यह होगा, समझो कि मोहम्मद गोरी, इसे हम याद रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया मोहम्मद गोरी के बीच यह अरब शासक होगा। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति होगा भारत के उत्तर पश्चिम से, मुख्य तौर पे राजस्थान के हिस्से में राज करने वाला पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय का महत्वपूर्ण शासक यहाँ होगा, पृथ्वीराज चौहान, यह भारत का महत्वपूर्ण शासक होगा। इस दोनों के बीच में जो प्रथम युद्ध होगा, प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी की हार हो जाएगी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी। और पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति के बाद 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पराजित कर देगा, तो यहाँ से जाने के पहले वह अपना एक गुलाम हमारे भारत में छोड़कर चला जाएगा, जिस गुलाम का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। आगे चलकर समझो कि वही मोहम्मद गोरी, जिस मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं, यह मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में जैसे इसकी मृत्यु होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनेगा और एक वंश की स्थापना करेगा जिसे कहेंगे गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के नाम से यहाँ पे शासन करना शुरू करेगा। तो जो पहला उसका वंश होगा उसे कुतुबी वंश के नाम से जानेंगे हम, अर्थात गुलाम वंश में इसमें कई सारे इसमें से वंश आएंगे, जैसे कुतुबी वंश, इसमें से पहला से आ जाएगा कुतुबी वंश। उसके बाद से इसी में से अगला जो वंश आएगा वो होगा शमसी वंश, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग, ये गुलाम वंश यही हैं। और शमसी वंश के समाप्ति के बाद से फिर यहाँ का जो अगला वंश आएगा वह वंश होगा इसमें से बलबनी वंश। तो इस तरीके से ये बलबनी वंश हो गया। 3 वंश हम गुलाम वंश का पढ़ेंगे। तो उस तरीके से अब हम इसमें से डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो अभी तक समझ में आ गया हो गया कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के लिए हम प्राचीन हिस्ट्री से थोड़ा सा जानेंगे। प्राचीन भारत के अंतिम काल में अर्थात गुप्तोत्तर काल में 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा। फिर 1000 ईस्वी से शुरुआत होगा। 17 बार आक्रमण करेगा 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी, और 17 बार भारत पे जो आक्रमण करेगा यहाँ लूट खसूट मचाने के लिए करेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से लूट कर लेकर जाएगा बहुत सारा धन संपत्ति। और उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। आप मोहम्मद गोरी जब जाएगा तो अपना जो गुलाम एक छोड़ कर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वही हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत पर हम थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहला जो वंश होगा उसे हम कहेंगे पहले वंश को गुलाम वंश। जब गुलाम वंश ख़त्म हो जाएगा तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलेगा। ये जब चला जाएगा तो दूसरा वंश इस पर आएगा। इसके बाद से खिलजी वंश, यह 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा दिल्ली पर। खिलजी वंश की समाप्ति पर अगला वंश आएगा, तीसरा वंश जो होगा वह होगा तुगलक वंश, यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहेगा। फिर उसके बाद इसके समाप्ति पर चौथा जो वंश इस पर राज करेगा वह होगा सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इस पर शासन करेगा। और पांचवा और अंतिम सल्तनत काल का जो वंश होगा वह होगा लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसी लोधी वंश को अंत में इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर आएगा और उसको समाप्त करके दिल्ली सल्तनत का अंत कर देगा और यहाँ पे मुग़ल काल की शुरुआत कर देगा, अर्थात मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाएगा। तो हम एक एक करके इसमें एक्सप्लेन करते हैं। और आज के क्लास में हम दिल्ली सल्तनत की ये 5 वंश के बारे में पहले जानेंगे।
तो हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले गुलाम वंश को ठीक से देख लिए। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1590 ईस्वी तक, और इसमें कुतुबुद्दीन वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले शासन किया, इसलिए उसके वंश को कुतुबी वंश के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। पूछता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो हम बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह उसका जो पुत्र था वह होगा, इसमें से उसका गुलाम कह सकते हैं इसको। तो वह यहाँ पे शासन करेगा आराम शाह यहाँ पर 8 माह तक। और उसके बाद से इसके बाद ये कुतुबी वंश के बाद अगला जो वंश आएगा उसे कहेंगे हम लोग शमसी वंश। तो शमसी वंश तो अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक में हम 2 नाम याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश जो कुतुबी वंश होगा, उस कुतुबी वंश में 2 व्यक्ति है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। उसके बाद शमसी वंश आ जाएगा। शमसी वंश में जो शासक होगा शमसी वंश का, वो कहलाएगा इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक यह इल्तुतमिश शासन करेगा। तो इस तरीके से इल्तुतमिश को हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे इस पर भी, हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर भी स्टार लगाएंगे। या उसके बाद समझो कि इसके बाद इसका शासक बनेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इस तरीके से रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में कुछ दिनों के लिए शासक बनेगा। उसके बाद चूँकि यह इल्तुतमिश का अयोग्य पुत्र होगा, तो पहली बार भारत में दिल्ली सल्तनत में, माने भारतीय इतिहास में पहली बार सुल्तान के तौर पे, माने सल्तनत काल की किसी महिला के द्वारा जो राज किया जाएगा वह होगी रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना को याद करेंगे। इल्तुतमिश की ये बेटी है, बेटी होने के बावजूद भी यह वहाँ का शासन अपने हाथों में संभालती है, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की योग्य शासक नहीं होगा, इसलिए रज़िया सुल्ताना अपने हाथों में शासन लेगी और 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन करेगी। इसके बाद यहाँ का शासन मोइनुद्दीन बहराम शाह संभालेगा 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। उसके बाद शासन आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के हाथ में। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक इसका शासन देखेगा। उसके बाद इसका शासन काल आ जाएगा नसरुद्दीन महमूद के हाथ में, जो 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करेगा, नसरुद्दीन महमूद। और इस तरीके से यहाँ एक से एक कमज़ोर शासक आते रहेंगे। इसमें से महत्वपूर्ण शासकों में हम याद रखेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद इल्तुतमिश को, फिर रज़िया सुल्ताना को। अब बाकी शासक को हम ऐसे हिस्ट्री के दृष्टिकोण से याद करेंगे, लेकिन जो मैं नाम बताया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश के अंतिम वंश में आया बलबनी वंश, इसे हम याद रखेंगे। बलबनी वंश का जो शासक होगा गियासुद्दीन बलबन, यह बलबन के नाम से विख्यात होगा और यह दिल्ली सल्तनत में कई सारे ये चेंजिंग करेगा, उठने का, बैठने का, राज दरबार में प्रवेश करने का, सिजदा पाबोस प्रथा, कई सारी प्रथाएँ। तो बलबन को भी हम स्टार लगा लेंगे, इसको भी देखेंगे 1266 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक। और इसके बाद फिर इसका अयोग्य शासक सब आएगा कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक। और इसका अंतिम शासक होगा क्यूमर्स, 1290 ईस्वी में ये शासक बनेगा। लेकिन क्यूमर्स एक कमज़ोर शासक होगा और उसी के समाप्ति पर समझो कि एक नया वंश अब शुरू हो जाएगा, खिलजी वंश। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में ये क्यूमर्स की हत्या करके उसके बाद यहाँ का शासक बनेगा और 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक 4 ही साल शासन करेगा। तो इसका भतीजा जो होगा अलाउद्दीन खिलजी, इतिहास में यह भी फेमस एक पर्सनालिटी है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और वह वहाँ का शासक बन जाएगा। और वह 1236 तक 1236 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक ये काफ़ी बेहतर ये शासन करेगा अपने समय में। बाज़ार व्यवस्था, बाज़ार प्रणाली इसके समय के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसे हम जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम ज़रूर पढ़ेंगे 1236 से 1316 ईस्वी तक। यही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावती नामक जो पिक्चर आई थी अभी हाल ही में कुछ साल पहले, तो वो जिस पर विवाद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। लेकिन मुख्य तौर पर अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में इसके बाज़ार नियंत्रण प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो शासक होगा वह शासक होगा शिहाबुद्दीन उमर
तो इस तरीके से शहाबुद्दीन उमर 1316 में 35 दिन के लिए शासक बनेगा। और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक मात्र 4 साल ये शासक रहेगा। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो यह शासक बनेगा 1320 में, लेकिन इसके समाप्ति पर फिर एक नया वंश, अगला जो वंश आ जाएगा वह अगला वंश तीसरा वंश कहलाएगा, वह है तुगलक वंश। माने सबसे पहले हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश और अब आ रहा है तुगलक वंश। तो गियासुद्दीन तुगलक, उसकी समाप्ति पर 1320 ईस्वी में यह आता है और 1320 ईस्वी से लेकर और 1325 ईस्वी तक 5 साल गियासुद्दीन तुगलक शासन करता है। उसके बाद जो शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यह भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसने अपने कई कार्यकलाप के लिए इसे हिस्ट्री में जाना जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक की समाप्ति पर आएगा फिरोज शाह तुगलक। यह नहर व्यवस्था के लिए और जल निकास व्यवस्था और जल व्यवस्था के लिए, खेती के लिए ये काफ़ी फेमस ये शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। तो इसे भी हम याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी स्टार लगा लेंगे 1351 से 1388 ईस्वी तक। और इसके बाद आएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, 1398 ईस्वी में अंतिम शासक बनेगा, लेकिन इसकी समाप्ति करके फिर सैयद वंश शुरू हो जाएगा, चौथा वंश यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर से मैं बता दूं कि जो शासनकाल है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। उसकी समाप्ति पर आएगा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरे नंबर में आएगा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और अगला है सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सबसे छोटा कालखंड दिल्ली सल्तनत काल में इसी का रहा है, जिसमें इसका संस्थापक होगा खिज्र खां सैयद। तो खिज्र खां पूछता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां 1414 ईस्वी में। फिर इसका महत्वपूर्ण शासक जो होगा वह होगा मुबारक शाह 1421 ईस्वी में। फिर आएगा अलाउद्दीन शाह और आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इस तरीके से ये खास इंपॉर्टेंट उसके शासक नहीं हो पाएंगे। और इसके समाप्ति पर लोधी वंश शुरू हो जाएगा। तो लोधी वंश को हम पढ़ेंगे, इसमें का दिल्ली सल्तनत काल का 5वां शासक, 5वां वंश हम इसे कहेंगे लोधी वंश। एक बार फिर से मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में, सल्तनत काल में सबसे पहला वंश होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश की समाप्ति पर आया लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक इसमें माना जाता है बहलोल लोधी। ये याद रखेंगे हम लोग, मैं कई बार समझाता हूँ। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक ये शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पे। तो इस तरीके से कई बच्चे भूलवश इसको बकलोल लोधी लिखते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, बहलोल लोधी लिखेंगे हम। और बहलोल लोधी के बाद अगला जो शासक हुआ वह होगा इसमें से सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी भी महान शासकों में आता है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। और सिकंदर लोधी के बाद अंतिम लोधी वंश का जो शासक होगा वह होगा इब्राहिम लोधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक ये शासन करेगा। लेकिन इसी इब्राहिम लोधी के समय अफ़गान के चगताई तुर्क शाखा का एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा बाबर। ये वही बाबर है जो जब भारत पे आएगा तो इब्राहिम लोधी को इसमें से 1526 ईस्वी में इसमें से पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको समाप्त करेगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को समाप्त करने के बाद से तब ये लोधी वंश का समापन हो जाएगा, सल्तनत काल का समापन हो जाएगा। और तब बाबर के द्वारा एक नया वंश शुरू किया जाएगा जिसे हम कहेंगे मुग़ल वंश, जो ग्रेट एम्पायर के नाम से जाना जाएगा, मुग़ल वंश। तो हम इस बाबर को पढ़ने के पहले दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासकों की एक बार फिर से मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, इसमें कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण थे, कौन कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया। तो सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सबसे पहले स्टार लगा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें से शमसी वंश का इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्ताना, इस पर भी स्टार लगाते हैं।
तो रज़िया सुल्ताना के बारे में हम कालखंड इसका ठीक से देखेंगे और फिर इसके महत्वपूर्ण शासकों में हम आगे पढ़ेंगे। इसी में से बलबनी वंश का गयासुद्दीन बलबन, ये नाम हम याद रखेंगे गुलाम वंश में। फिर दूसरा खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, मुबारक, नसरुद्दीन, खुसरो, ये नाम याद रखेंगे। इसमें से अलाउद्दीन खिलजी को महत्वपूर्ण तौर पे हम जानेंगे। फिर तीसरा है तुगलक वंश, और जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक को हम मुख्य तौर पर जानेंगे और फिरोज शाह तुगलक को भी जानेंगे। और इसमें से चौथा है सैयद वंश, जिसमें खिज्र खां इसका संस्थापक था, उसे याद रखेंगे हम लोग। और पांचवा है लोधी वंश, तो लोधी वंश में संस्थापक में है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी महान शासकों में आएगा। और इब्राहिम लोधी तो अंतिम वो शासक था जिसको समाप्त करके भारत में सल्तनत काल को ही समाप्त कर दिया गया बाबर के द्वारा। और वह अफ़गान के चगताई तुर्क शाखा का बाबर आकर भारत में यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की स्थापना करेगा, मुग़ल वंश का स्थापना कर देगा। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, ये क्रम हम ठीक से पढ़ेंगे, ये जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार इसको पूछता है। और इसका क्रम पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल में कौन सा वंश सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, इसको बढ़ते क्रम में सजाएं। या दूसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे कौन था, कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है, किस राजा का कालखंड क्या है, इसको ठीक से देखें। फिर इसके अगले लेसन में, अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के आगे गुलाम वंश की शुरुआत करेंगे और इसका डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको देखो, समझो, और कोई दिक्कत होता है बच्चों तो फिर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इसे देखो, समझो, और अगले वीडियो का फिर वेट करो आपसे।